नमस्कार सो वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा 20th ऑफ अक्टूबर 2025 आज है दीपावली का दिन। विश यू एंड योर ऑल नियर एंड डियर वंस अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली फ्रॉम एंटायर फैमिली ऑफ वेल्थ सागा। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन में कई सारे स्टॉक्स हैं जिस पे कि आपकी नज़रें होती हैं, कई सारे स्टॉक पिक्स दिए जाते हैं टू यू ऑल फ्रॉम वेरियस ब्रोकिंग हाउसेज। तो दोस्तों, हम लोगों ने कौन से स्टॉक्स को शॉर्ट लिस्ट किया है उसको हम लोग इस इंपॉर्टेंट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगेन गाइज, जो भी स्टॉक्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये स्टॉक्स हमने शॉर्ट लिस्ट किए हैं अपने लिए। सो वी आर जस्ट वांटिंग टू डिस्कस इट विद यू ऑल दो मेंबर्स के लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो भी पोस्ट करेंगे इन एडिशन टू दिस। ये तो सभी सब्सक्राइबर्स के लिए हमारी तरफ से एक छोटा सा दीपावली गिफ्ट है। अगेन, दिस इज आवर रिसर्च, सो प्लीज डू योर कंप्लीट रिसर्च, डू डिस्कस विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। तो दोस्तों, सबसे पहला स्टॉक जो कि हमने चूज़ किया है अपने खुद की इन्वेस्टिंग के लिए, जो कि हम आपके साथ स्टडी करना चाह रहे हैं, डिस्कस करना चाह रहे हैं, वो है अनंतराज। अब दोस्तों, अनंतराज में हमें पोटेंशियल क्यों दिखाई पड़ता है? दोस्तों, सबसे पहले तो ये कंपनी आईटी सेक्टर, इसके अलावा आईटी सेक्टर के कई सारे काम कर रही है जिसमें कि लोगों की नज़रें हैं, विच इंक्लूड्स डेटा सेंटर कंस्ट्रक्शन। इसके अलावा कंपनी बहुत सारे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में भी काम करती है। पहले आप देखिए कंपनी का स्कोप क्या है। कंपनी वॉज इन रियल एस्टेट बिजनेस, स्टिल इज इन रियल एस्टेट बिजनेस, हाउएवर गेटिंग पिवटेड, और यहाँ से पिवट कर रहा है और डेटा सेंटर और ऑटोमेशन इस तरफ की फील्ड्स में जा रहे हैं। सो दे आर प्राइमरली इंगेज इन डेवलपमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ आईटी पार्क्स, हॉस्पिटैलिटी प्रोजेक्ट्स, एसईजी, ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस। तो बेसिकली ये रियल एस्टेट की कंस्ट्रक्शन में, और कहाँ पर? नॉर्थ इंडिया में, दिल्ली, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, एनसीआर। तो यहाँ पर वो काम करता है, विच इंक्लूड्स नोएडा एज वेल। अभी नोएडा में बात ये हो रही है कि वहाँ पर हाई राइजेस भी बनने वाले हैं वेरी सून। तो दिस इज ऑल्सो समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। कंपनी हैज सक्सेसफुली डिवेलप्ड मोर देन 20 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। इसके अलावा कंपनी अभी धीरे धीरे करके डेटा सेंटर के बिजनेस में भी आ रही है। रियल एस्टेट में 96% का बिजनेस मॉडल है और रेंटल एंड सर्विसेज में 4% का। दोस्तों, ये ऐसी कंपनी है जिसमें कि मेरे हिसाब से एक अच्छा खासा पोटेंशियल है। अगेन, अगर आप देखें तो ये स्टॉक इन दी स्टार्टिंग ऑफ 2025 ऑलमोस्ट 900 के प्राइस के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा था। वहीं पर अभी के बारे में बात करें तो स्टॉक हैज़ फॉलन टू एज लो एज 600। अभी रिसेंटली अच्छा खासा रनअप भी हुआ था, बट आई वॉन्ट योर अटेंशन टू बी ड्रॉन टूवर्ड्स दी प्राइस टू अर्निंग रेशो। वहीं पर अगर आप देखें तो ये स्टॉक जिस समय लिस्ट हुआ था 2020 के बाद में, तो 160 के पी पर ट्रेड कर रहा था। वहाँ से अभी स्टॉक आपको 40-45 के पी पर मिल रहा है। तो फंडामेंटली आप ये नहीं कह सकते हैं कि कंपनी का परफॉर्मेंस ख़राब है, या परफॉर्मेंस को थोड़ा सा और डिग डीप करें तो हमें क्या दिखाई पड़ता है? कंपनी 49-50 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो के आसपास चल रहा है, जो कि इसके पीयर से कंपैरिजन में ऑलमोस्ट इक्वल है। अगर आप देखें कंपनीज लाइक, अभी हम लोगों ने रिसेंटली ओबेरॉय रियलिटी, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ वगैरह में इन्वेस्टमेंट किया था। ओबेरॉय रियलिटी तो काफ़ी सस्ता है, बट गोदरेज प्रॉपर्टीज़ भी 47 के पी पे चल रहा है, लोधा डेवलपर्स 40 के पी पे, डीएलएफ 45 के पी पे। तो ये आपको 50 के पी पर मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, 0.12 का डेट टू इक्विटी रेशियो है। रिटर्न रेशियोज आर ऑल्सो प्रेटी डिसेंट। रिटर्न ऑन कैपिटल 11% का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 11% का है। प्रोमोटर होल्डिंग 60% की है, कोई भी प्रोमोटर होल्डिंग प्लेज नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, अभी रिसेंट के रिजल्ट देखें, क्या इंप्रूवमेंट है कंपनी के फाइनेंशियल्स में? टू मच। अगर आप देखें, कंपनी जून 2022 में 159 करोड़ की सेल्स पोस्ट कर रही थी। तो आपको क्या लगता होगा कितनी कितनी इंप्रूवमेंट हुई होगी पिछले 2-3 सालों में, गिवन द काइंड ऑफ स्लो डाउन, हाई इंटरेस्ट रेट? दोस्तों, आपको जानकर के हैरानी होगी, कंपनी का जो बिजनेस है ऑलमोस्ट 3 टाइम्स बढ़ गया। मैं नहीं कहूँगा कि 3 टाइम्स एग्जैक्टली बढ़ गया है। प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करें तो और भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपको दिखाई पड़ रहा है। 24 करोड़ से 126 करोड़, मतलब मोटा मोटा अगर आपके पकड़ के चलेंगे तो 5 टाइम्स तो हो ही गया है। अच्छा, ये तो हो गए कंपनी के नंबर्स जो कि मुझे हेल्दी इंप्रूव होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और इसी प्रकार का ट्रेंड आगे भी कंटिन्यू होने की उम्मीद है। अगर आप मुझसे पूछें इसकी क्या गारंटी है, दोस्तों, स्टॉक मार्केट में गारंटी नाम की चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि यहाँ पर टेक्निकली देखें तो करोड़ों लोग ट्रेड कर रहे हैं, कंपनी में हज़ारों लोग काम कर रहे हैं, कंपनी का मैनेजमेंट बहुत सारी जगह पर दिमाग बटा हुआ है। तो ऐसे में दोस्तों, हमें हर एक क्वार्टर पे कंपनी के बिजनेस पे नज़र रखनी पड़ती है, स्पेशली अगर आप किसी स्टॉक को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से पकड़ रहे हैं। बट जिस समय आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उस समय कंपनी के टेक्निकल्स में आपको वैल्यू दिखाई पड़नी चाहिए, कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग दिखने चाहिए, और कंपनी एक ग्रोथ बिजनेस की तरफ
भागती हुई एक ग्रोथ बिजनेस, एक ग्रोथ दिखाती हुई होनी चाहिए, जो कि मेरे हिसाब से अनंतराज काफ़ी फिट बैठ रहा है। अगर आप कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग के बारे में बात करें तो कंपनी ने अभी प्रमोटर होल्डिंग पिछले 2 सालों में थोड़ी सी रिड्यूस ज़रूर करी है, लेकिन बढ़ाई किसने किसने, अगर आप देखें एफ की होल्डिंग जो कि करीब करीब 11% के आसपास थी, बढ़ा करके 14% करके ले गए। डी के पास तो होल्डिंग थी ही नहीं, अनंतराज की बिल्कुल भी होल्डिंग नहीं थी, उन्होंने बढ़ा करके 6% की होल्डिंग कर ली है। तो एफ और डी धीरे धीरे स्टॉक को एक्यूमुलेट कर रहे हैं। सेकेंड दोस्तों, कंपनी वो है जो कि मुझे लगता है इस सेक्टर में, इस पूरी की पूरी इंडस्ट्री में एक वन ऑफ दी यूनिक या फिर आप कह सकते हैं मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है। ऐसा नहीं है कि कंपनी मोनोपोली में है, लेकिन कंपनी जो लिस्टेड एंटिटीज़ हैं उसमें मोनोपोली में है। आपको अगर इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र इज टोटली डिफरेंट। यहाँ पर आपको एडवाइज़र जरूर दिखाई पड़ रहा है, बट दे आर नॉट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, दे आर इनटू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के सेक्टर में बहुत ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड नहीं है। अगर आप डैम कैपिटल के बारे में बात करें, जिस तरीके से इंडिया में आईपीओज आ रहे हैं, जिस तरीके से कंपनी प्राइवेट इक्विटी से पब्लिक की तरफ भाग रही है, मेरे हिसाब से दोस्तों इसका एक लॉन्ग वे टू गो है। अब वहीं बात करें हम लोग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के बारे में, तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में क्या क्या शामिल होता है? कैपिटल मार्केट्स में काम होना, इक्विटी मार्केट्स में प्राइवेट इक्विटी को मार्केट में लिस्ट कराना, आईपीओज का लाना, मर्जर एक्विजिशंस, ठीक है। तो इस तरीके की जो एडवाइजरी की कंपनीज हैं बहुत ही कम हैं जो कि लिस्टेड हैं, तो बहुत सारी कंपनीज, बट लिस्टेड एंटिटीज़ बहुत कम है। अच्छा, मैं आपको दिखाता हूँ कुछ और भी नंबर्स। अगर आप प्राइस के बारे में बात करें तो जब ये स्टॉक लिस्ट हुआ था, पिछले मैं 3 साल का डेटा दिखाता हूँ आपके सामने है, जब ये लिस्ट हुआ था स्टॉक वॉज ट्रेडिंग द प्राइस ऑफ 400, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि स्टॉक बहुत ओवर इन्फ्लेटेड वैल्यूशन पर है। और वहीं अगर आप बात करें बॉटम की, सो बॉटमिंग आउट अराउंड 220 के आसपास हुई थी मार्च के समय से, और तब से स्टॉक में थोड़ी सी रिकवरी हुई है, प्रेजेंटली 250 के आसपास चल रहा है। दोस्तों इंपॉर्टेंट होता है जब आप एंट्री कर रहे हैं वैल्यूशन, कहीं बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं बाय कर रहे हैं आप। तो दोस्तों ये जब लिस्ट हुआ था तो उसमें 20 के पी के आसपास ट्रेड कर 20 के पी के आसपास ट्रेड कर रहा था। अभी आपको मीडियन पी के आसपास 17 के आसपास मिल रहा है। तो इसको आप डिटेल में स्टडी करिए, इन्वेस्टमेंट करने से पहले इसको, इसके फंडामेंटल्स को, टेक्निकल्स को फिर से स्टडी करिए। लेकिन जो इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं वो मैं आपके सामने ब्रिंग आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, अगर आपको किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप क्या सोचते हैं, यार कंपनी के ऊपर ज़्यादा डेट ना हो ताकि कंपनी अपने फाइनेंशियल्स में कहीं डिरेल ना हो जाए। तो डैम कैपिटल एडवाइजर एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है, एडवाइजरी के बिजनेस में है, तो एज इट इज़ ज़्यादा वहाँ पर एसेट तो होते नहीं हैं। और वैसे भी अगर आप देखें तो कंपनी डेट फ्री है। रिटर्न ऑन इक्विटी 48% का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज मैसिव 64%। पब्लिक होल्डिंग 47% की है, प्रमोटर होल्डिंग 40% की, और कोई भी प्रमोटर होल्डिंग प्लेज नहीं है। तो अभी तक हमने जो भी स्टडी किए हैं नंबर्स, हमें कहीं रेड फ्लैग नज़र नहीं आया। ओके, इफ़ यू फाउंड एनीथिंग एज फार एज रेड फ्लैग इज कंसर्न, यू कैन लेट मी नो। अच्छा, अगर आप बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत हाई ग्रोइंग नहीं है, बट स्टॉक भी अच्छा खासा धुल चुका है। अगर आप देखें जब ये स्टॉक लिस्ट हुआ था उसके बाद से बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस शो करना शुरू किया, लेकिन अभी ऑफ लेट अगर आप देखें तो कंपनी के सेल्स में हमें ड्रॉप दिखाई पड़ा है। प्रॉफिट्स में देखें तो प्रॉफिट्स में भी ड्रॉप दिखाई पड़ा है, और उसके पीछे का रीज़न यही है कि कंपनी का जिस तरीके से इंडियन मार्केट्स परफॉर्म करेंगी उसी प्रकार से कंपनी का बिजनेस भी परफॉर्म करेगा, क्योंकि कंपनी जिस सेक्टर में है वहाँ पर भाई सिंपल सी बात है, अगर मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगी तो नई नई कंपनीज आएंगी, मर्जर एक्विजिशंस होंगे, और एडवाइजरी ली जाएगी। अगर ओवरऑल इंडस्ट्री अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, ओवरऑल मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी। लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों पिछले 2 सालों से जितना उथल पुथल हुआ है, अभी वो चीज़ें धीरे धीरे करके स्ट्रीमलाइन और स्टेबलाइज होती हुई दिखाई पड़ सकती हैं। अगर आप बात करें कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग के बारे में, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग 40% बनी हुई है कई क्वार्टर से, और 40 के 40 ही अभी भी है। वहीं बात करें कहाँ पर किसने अपनी प्रमोटर होल्डिंग को जब रिड्यूस हुई है तो किसने अपनी पोजीशन को बढ़ाया है, तो पब्लिक की होल्डिंग 40% थी जो कि बढ़ के 47.89% हो गई, और एफ और डी ने अपनी पोजीशन को रिड्यूस किया है, और मे बी दैट इज़ द रीज़न वाई स्टॉक में बुरी तरह से गिरावट हुई है। हालांकि बीच बीच में मैंने इसको छुटपुट बीच बीच में बाइंग भी करी है, और फॉर ट्रेडिंग पर्पसेज ऑल्सो बीच बीच में मैंने उठाया है। बट अगर आप इसके चार्ट को देखें तो यहाँ पर जब से लिस्टिंग हुई थी तब से स्टॉक नीचे ही गिरा है, बट यहाँ पर हमको एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन दिखाई पड़ रहा है। सो इसको आप स्टडी कर सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन चार्ट भी दिखाई पड़ रहा है। तो ये एक ऐसा पिक है मेरा जो कि मुझे लगता है एक कॉन्ट्रा बेट है, और यहाँ से मैं
पॉजिटिव हूँ मार्केट के आउटलुक को लेकर के, इंडस्ट्री के आउटलुक को लेकर के. सो द मार्केट एंड द इंडस्ट्री रिमेन्स पॉजिटिव. आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट दिस ऑल्सो इज बाउंड टू ग्रो. थर्ड कंपनी दोस्तों जो कि मैंने चूज़ करी है वो है इंडिया की कंजम्पशन थीम पे बेट करने वाली कंपनी, जो कि मेरे हिसाब से अभी रिकवर करता हुआ दिखाई पड़ रहा है. अगर आप मुझसे पूछें कि रिकवर करने वाला क्या माहौल बन रखा है और रिकवर करने का ऐसा क्या हो रखा है, इसके बाद मैं आपको एक बोनस भी डिस्कस करूंगा, पिक भी डिस्कस करूंगा, जिसको कि आप स्टडी कर सकते हैं. तो दोस्तों तीसरा जो कि मेरे हिसाब से कंपनी और सेक्टर जिस पे कि आपकी नज़रें होनी चाहिए वो है फाइनेंशियल सर्विसेज. व्हेन आई एम फोकसिंग ऑन फाइनेंशियल सर्विसेज, आई एम फोकसिंग more on non-banking financial services, that is NBFC companies in this sector, जो कि माइक्रो फाइनेंस लोन प्रोवाइड करते हैं. अगर आप बात करें अरमान फाइनेंशियल्स के बारे में, तो ये माइक्रो फाइनेंस कंपनी है और एसेट अंडर मैनेजमेंट तो बढ़ ही रहा है. अगर आप कंपनी के बिज़नेस को देखें, कंपनी कहाँ पर अपने बिज़नेस को फोकस करती है, तो रूरल एंड सेमी अर्बन जगह पर, सेमी अर्बन लोकेशंस पर कंपनी अपने बिज़नेस को फोकस कर रही है, जहाँ पर वो 2 व्हीलर लोन्स देते हैं, 3 व्हीलर लोन्स देते हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी देते हैं. अच्छा, बिजनेस मिक्स के बारे में बात करें, जोग्राफिकल लोकेशन के बारे में बात करें, तो गुजरात में सबसे ज़्यादा प्रेजेंस है, क्योंकि कंपनी हेडक्वार्टर्ड ही गुजरात में है. 29% की जो का जो बिज़नेस है गुजरात से आता है, यूपी से 23%, एमपी से 16%. और अगर आप पूछें तो बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक 34%, डायरेक्ट असाइनमेंट 30%, एनबीएफसी में 12%, और अदर जो सेक्टर हैं जहाँ पर बोरोइंग होती है वो है 24% की. तो कंपनी का जो एम है, दैट एम्स फॉर 25 to 30% ऑफ लोन बुक ग्रोथ इन FY 2025 इटसेल्फ. अच्छा, अगर हम लोग बात करें प्राइस पॉइंट्स के बारे में, तो दी स्टॉक इन 2023, जब से इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हुए थे, तब से स्टॉक गिर ही रहा है. उस समय 2600 के आसपास ट्रेड करता था. अभी क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट घटे हैं फ्रॉम 2025 स्टार्टिंग ऑनवर्ड्स, और उस समय स्टॉक अराउंड 1400 रुपये के आसपास था. और अभी गवर्नमेंट जिस तरीके से स्पेंडिंग का बूस्ट दिया है, वी शुड बी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट. एटलीस्ट दे इंश्योर्ड कि एटलीस्ट स्पेंडिंग बूस्ट हो, है कि नहीं. तो गवर्नमेंट कुछ हद तक मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सकती है पॉजिटिवली, जिसमें कि एक एक्शन गवर्नमेंट ने लिया है जीएसटी को रिड्यूस करके, जिसको कि मैं लगातार फॉलो अप करता था. जब कभी भी जीएसटी के नंबर्स हाई आते थे, लोग चीयर करते थे और टीवी चैनल पर बताया जाता था रिकॉर्ड हाई जीएसटी कलेक्ट की गई है. लेकिन दोस्तों मैं हमेशा इसको निगेटिवली लेता था. कई सारे लोग बोलते भी थे सर इससे आपको क्या लेना देना है. सो भाई, जीएसटी जब भी ली जाती थी तो उसमें 50% ऑफ जीएसटी इज बीइंग कलेक्टेड बाय 2/3 ऑफ बॉटम ऑफ इंडिया. बात समझ में आ रही है. जो गरीब लोगों से उससे 50% जीएसटी कलेक्ट की जाती थी. अगर जीएसटी रिड्यूस की गई है, सो दिस इज अ बिग रिलैक्सेशन फॉर 2/3 ऑफ पॉपुलेशन. नॉट अंडरस्टैंडिंग दोस्तों, अगर हम लोग बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में, तो कोई भी प्रमोटर होल्डिंग प्लेज नहीं है. 25% के नीचे एनबीएफसीज को जाना होता है, तो उनमें वो नीचे चले गए हैं, विच इज़ पॉजिटिव. रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में बात करें, 6% की रिटर्न ऑन इक्विटी है, और अभी तो दोस्तों धीरे धीरे करके ये इंप्रूव ही होना है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट भी कम हो गए हैं, लोगों की बोरोइंग, लोगों की स्पेंडिंग थोड़ी सी बढ़ी है, बूस्ट हुई है. और अगर आप कंपनी के रिसेंट फाइनेंशियल्स को देखें, तो कंपनी में अगर आप देखें तो 151 करोड़ के कंपनी के सेल्स हैं जून 2025 के. अभी रिजल्ट्स आए नहीं हैं, आई एम कॉन्फिडेंट पॉजिटिव ही होंगे. पिछले 2-3 क्वार्टर से कंपनी के डामाडोल हो रहे थे फाइनेंशियल्स, बट इस बार फाइनेंशियल्स अच्छे आने की उम्मीद है, और ये फाइनेंशियल्स इंप्रूव ही होते रहने की एटलीस्ट मुझे तो उम्मीद है. व्हाट इज़ योर व्यू, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स. अच्छा, वहीं बात करें हम लोग एफ आई आई डी डेटा के बारे में, तो एफ आई ने अपनी होल्डिंग को रिड्यूस किया है, 5% से लेकर के 2% तक ले गए हैं. और डी आई एस ने अपनी होल्डिंग को 1% से कम थी, जो कि बढ़ा करके करीब 5% ले गए हैं. सो ये एफ आई और डी आई एस का पैटर्न रहा है इन अरमान फाइनेंशियल्स. चौथा और बोनस दोस्तों जो कि इसको कि आप स्टडी कर सकते हैं, वो है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो कि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा धुल चुका है, वैसे में बहुत ही सही वैल्यूएशन पे भी मिल रहा है. और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एनबीएफसी प्लस बैंकिंग, स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग का एक एग्जांपल है. अच्छे फंडामेंटल्स हैं. अभी रिसेंटली कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए तो मार्केट ने इसको धोया भी था. और अगर आप देखें तो कंपनी की जो सेल्स थी वो लगातार इंप्रूव ही होती आ रही थी, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में हमें डामाडोल एक्शन दिखाई पड़ रहा था. अगर आप देखें प्रॉफिटेबिलिटी जो कि करीब करीब 600 करोड़ के आसपास पहुंच गई थी, वो बीच बीच में डामाडोल हो गई थी, बट अभी धीरे धीरे करके हमको फिर से रिकवरी दिखाई पड़ रही है, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन. सो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी आप स्टडी कर सकते हैं. अगेन गाइज, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी ड्यू रिसर्च डेफिनेटली करें. अगर आप देखें स्टॉक ने अपने 5 ईयर्स के जो हाइज़ हैं उनको भी ब्रीच कर दिया है.
अगर कोई स्टॉक अगर अपने लाइफ टाइम हाइस को ब्रीच कर रहा है तो उसको हमें पॉजिटिवली लेना चाहिए. दैट इज देयर इज सम पॉजिटिव ड्राइव विच इज़ गोइंग ऑन. इनको आप स्टडी करो दोस्तों. विच इज़ योर बेस्ट पिक. डू लेट मी नो इन द कमेंट्स. विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली. बाय बाय फॉर नाउ.